हेलो एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है मैथमेटिक्स की सीरीज़ के लिए। इस चैनल में मैं आपको क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्लस जो भी आपको डाउट है उससे रिलेटेड वो कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को शेयर करना ताकि मैं उसको शॉर्ट आउट कर सकूँ। अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना ताकि मुझे एक मोटिवेशन रहे कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। और अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो मैं अपने इस चैनल में आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी वो होगी क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है या एनसीईआरटी के लिए है। मैं बेसिक एनसीईआरटी इसलिए ले रही हूँ कि आगे आने वाले हर एग्जाम में आपको एनसीईआरटी का यूज़ होता है। बट अगर कोई हिंदी मीडियम है या कोई एमपी बोर्ड है या कोई यूपी बोर्ड है या किसी और भी एग्जाम्स में की तैयारी में है स्टूडेंट या किसी और बोर्ड से वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए भी लेक्चर सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स वगैरह करने हैं, आपको मेरे पढ़ाने का प्रोसेस सही लग रहा है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँगी और आपको आपकी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताऊँगी। तो अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास 6 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी में। सबसे पहले तो किसी भी लेक्चर सीरीज को पढ़ाने के पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये जानना होता है कि वो आखिर चीज़ है क्या। तो आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स होती क्या है। मैथमेटिक्स इज सिंपली जो है वो हमारी बहुत ही यूजफुल चीज़ है डे टू डे लाइफ में। कैसे? आप एक छोटी सी सब्जी की दुकान में चले जाइए, अगर आपको सब्जी भी खरीदनी होती है तो आपको मैथ्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, आप क्लोथ्स की शॉप में चले जाइए, आप अगर अपनी पढ़ाई की बात करें कि आपको उसमें भी मैथ्स का यूज़ करना पड़ता है। कितना पैसा लगा, कितने का क्या आया, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब एक कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन बेसिकली है मैथ्स। तो ये तो हो गया मैथ्स। अब मैथ्स को पढ़ने के लिए जो हम थ्योरिकल वे में बात करें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली जो मैथ्स होता है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप बताना, मैं उसको और शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। तो मैथमेटिक्स को क्या है ना, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप में से अगर किसी को ये नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। मैंने कोई प्रॉपर पीपीटीज नहीं बनाई है क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि थ्योरी तो होती नहीं है, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत शॉर्ट सा एक वो लेते हैं इंट्रोडक्शन कि मैथमेटिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है। इसका यूज़ ये है कि आगे चल के जब आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको लेक्चर्स का डिवीज़न बताऊंगी कि लेक्चर्स आपके जो हैं वो किस बेसिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। इससे आपको बाइफरकेट करना बहुत इजी होता है आगे चल के कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा यूजफुल है, कौन सा थोड़ा कम है। वैसे तो मैं अगर आपसे बात करूँ तो पूरी मैथमेटिक्स ही इंजॉयबल होती है, सब कुछ ही यूजफुल होता है। बट फिर भी एक बाइफर्केशन जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको इसमें आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम किस चीज़ में ना आए कि आपको रिवीजन करना है, एक दिन पहले एग्जाम है तो अब आप एक साथ सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर सकते ना, आपको उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। इसके लिए ये थोड़ा सा डिवीजन जरूरी होता है। तो अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई फर्स्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका ठीक है। तो ये 5 पार्ट होते हैं आपके मैथमेटिक्स के। पहला होता है आपका अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी मतलब सीधा सीधा होता है कि जो नंबर के कैलकुलेशन रिलेटेड मैथमेटिक्स होती है। जैसे हमने पढ़ा नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, फलाना नंबर, ठिकाना नंबर। ठीक है, जो भी हमने नंबर से रिलेटेड चीजें पढ़ी वो आती है आपके अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी के अंदर। सेकेंड आ जाओ एलजेब्रा। कभी कभी हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे लेट अस अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, द वैल्यू ऑफ दिस इज वाई। ये आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अलजेब्रा, आपको पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो आपको 6 7 के अंदर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा।
ठीक है। तो अलजेब्रा जो होता है ना, जिसमें हम एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं, मार्क करना वर्ड, कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं, ये कहलाते हैं आपके अलजेब्रा। ये आती है आपकी मैथमेटिक्स अलजेब्रा के अंदर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। थर्ड में आ जाओ, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सिंपली आपको पता है कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री होता है आपका, आपने सर्कल के बारे में पढ़ा, आपने शेप्स के बारे में पढ़ा, जो ड्राइंग से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी आती है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। समझ लो कि एक क्लास है, ठीक है, और इसमें क्लास में गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, ठीक है। तो मान लो टोटल मिला के गर्ल्स प्लस बॉयज आपकी क्लास में 40 लोग हैं, मान लो। तो ये 40 लोग में से कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, इस वैल्यू को निकालना कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो जो हम चॉइस की बात करते हैं या नंबर ऑफ बहुत सारी चीज दी है, बहुत सारी चीज जो दी होती है उसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको आज यूज होने हैं, आज नहीं तो कल यूज होने हैं। क्लास 6 से जो मैथमेटिक्स है उनमें ये सब वर्ड्स आपको नॉर्मली यूज में लाने पड़ेंगे। शुरू में टफ लगेगा, आगे चल के चीजें आपके हैबिचुअल हो जाएंगी। तो जो बहुत सारी चीजें होती है उनको बोलते हैं डेटा। अब वो डेटा में से कुछ सेलेक्टेड चीजें को निकालना, जैसे कि 40 लोग का डेटा है, उनमें से कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, ये निकालने को आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में लाओ। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको इस लेक्चर में भी बताऊंगी नहीं, जब आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आएगा तब बताऊंगी। इतना जान लीजिए, इतना ही बहुत है। जो लास्ट पार्ट होता है वो कैलकुलस होता है। ये जो मेनली पार्ट होता है ये आपका फिजिक्स का होता है, और मैथमेटिक्स में क्लास 11th और 12th में यूज होता है, 10th तक ये यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत ज्यादा बताऊंगी नहीं। कैलकुलस आप बस ये समझ लो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो वर्ड्स होते हैं, इनका यूज ही कैलकुलस कहलाता है। आगे चल के मैं बताऊंगी, अगर इतना सब कुछ शुरू में बता दूंगी तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बस आप ये समझ लो कि मैथमेटिक्स को इन 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और ये पांचों पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स के चैप्टर आपको नोट डाउन कराती हूँ कि कौन सा चैप्टर किस पार्ट के अंदर आता है। तो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्लास 6 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक में, वो है आपका चैप्टर नंबर 1, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ये जो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स है ये आएगा आपका नंबर थ्योरी के अंदर। ठीक है, नोट कर लेना, आप बुक का पेज खोल के उसके सामने भी लिख सकते हो कि पैटर्न इन मैथमेटिक्स कम्स अंडर अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी। ठीक है, सेकेंड आता है आपका लाइंस और एंगल्स। लाइंस और एंगल्स मतलब आपके ड्राइंग का यूज होगा सिंपली, तो ये आएगा आपका ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, थर्ड आएगा नंबर प्ले। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नंबरों से यूज करके हम मैथ्स पढ़ेंगे, तो वो आपकी आएगी अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी। चैप्टर नंबर 4, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। क्योंकि डेटा वर्ड आ गया इसलिए ये आपका आएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, अब आ जाओ प्राइम टाइम। प्राइम टाइम मतलब होता है प्राइम नंबर्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये नंबर्स के बारे में बात हो रही है इसलिए फिर से आएगा अरिथमेटिक एंड नंबर थ्योरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया मतलब जगह, ठीक है, एरिया मतलब जगह अगर आप हिंदी में बात करोगे तो ये एक तरह से आपकी ड्राइंग के बारे में ही बात हो रही है। कैसे क्यों हो रही है वो आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे एरिया के बारे में। अब भी बस आप इतना समझ लो कि ये आएगा आपका ज्योमेट्री में। ठीक है, 7 चैप्टर आएगा फ्रैक्शंस में, क्योंकि फ्रैक्शंस होता है आपके नंबर का यूज, तो नंबर का यूज होता है इसलिए आएगा अरिथमेटिक एंड नंबर थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 8। ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट है इसलिए ज्योमेट्री में आएगा। ये सब चीजें क्यों आ रही हैं इसको डिस्क्राइब करूंगी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने इसका बाइफिकेशन ज्योमेट्री में क्यों किया था। अभी आप फिलहाल के लिए लिख लो कि प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन आपका आएगा ज्योमेट्री में। चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री भी आपका आएगा ज्योमेट्री में। और जो लास्ट है द अदर साइड ऑफ जीरो, ये आएगा आपका अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी में। ठीक है, तो आपके जितने 10 लेक्चर्स थे इनको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। इन पांचों पार्ट में से जो आपकी क्लास 6 मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है वो रहा है अर्थमेटिक नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। कैलकुलस मैंने आपको बताया था 11th 12th में यूज होगा। अलजेब्रा आपका 6th में नहीं है, ये आपका 7th में स्टार्ट होगा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये मैं आपको पढ़ाऊंगी 7th की मैथमेटिक्स में, बट 6th वाले बच्चों के लिए अभी फिलहाल ये 3 चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज चैप्टर नंबर 2 से, जो है लाइंस एंड एंगल्स। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप प्लीज नोट कर लेना, और जो भी आपको वैसा लगे कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई या मैम ने क्या बोल दिया, तो आप प्लीज उस चीज को मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उसको आपको एक लाइव क्लास बना के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। हम बाद में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जनरली क्या होता है कि आपको बिना कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताए डायरेक्टली आपका स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर्स, और फिर होती है आपको डाउट। मेरा पढ़ाने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो उल्टा रहेगा। मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगी आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि 99.99% टाइम आप अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं लेक्चर में कि लाइंस एंड एंगल्स है क्या। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला लाइंस, दूसरा एंगल्स। ठीक है, तो क्योंकि इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बता दी हैं, इंट्रोडक्शन भी दिया, इंट्रैक्ट भी किया, तो इस लेक्चर में पूरा लेक्चर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस लेक्चर में मैं आपको मेनली पढ़ाऊंगी लाइंस, कि लाइंस क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। बट हम लाइंस आज कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आएंगे क्वेश्चंस में जो आप खुद सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी, एक दो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। कमेंट सेक्शन में आपको डाउट्स पूछने हैं, और आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक लेक्चर नया बनाऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। सबसे पहले आ जाते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर होता क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, एक ये मान लो ब्लैंक पेपर है, इसमें हमने एक डॉट रखा। ठीक है, एक डॉट रखा, ये डॉट हो गया मान लो, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये डॉट है, क्या है, इसके क्या अस्तित्व है, मतलब इससे क्या मतलब है, ये क्या कहलाएगा। तो ये जो डॉट होता है ना, ये डॉट होता है पॉइंट। मैथ्स की लैंग्वेज में इस डॉट को कहते हैं पॉइंट। ओके, मैथ्स में इस डॉट को कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट जो होता है ना, अब जैसे मान लो, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग हंसना मत, बट ये है कि मैं आपको बता सकती हूँ। मान लो ये भारत का एक नक्शा है, मान लो, ठीक है, हंसना मत प्लीज, मान लो, और हमें बताना है कि दिल्ली का है, तो हम कैसे बताएंगे। यहाँ यहाँ हमने बताया तो क्या किया, एक पॉइंट रखा ना। तो मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, ये आपको किसी भी चीज की लोकेशन बताता है। ठीक है, कहने को तो ये छोटा सा पॉइंट है, बट ये पॉइंट आपको किसी भी चीज की लोकेशन बताता है। हमें बताना है कि मान लो घर में शक्कर का डिब्बा कहाँ रखा है, तो हम क्या बताएंगे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ठीक है, और जो यहाँ रखा है ना, तो ये एक पॉइंट बता रहा है ना। तो एक पॉइंट जो होता है वो किसी भी चीज की लोकेशन बताना है। कहने को तो इस पॉइंट का कोई अस्तित्व नहीं होता, बट सोचो, एक छोटा सा पॉइंट आपको किसी भी चीज की डेफिनेट लोकेशन बता देता है। ठीक है, दूसरा, ये जो पॉइंट होता है, अब मान लो आपके पास है एक बुक। ठीक है, बुक कैसे होगी, ये है बुक। ठीक है, ये बुक है, ये बुक की लेंथ हो गई, मतलब बुक इतनी लंबी है, ये विड्थ हो गई इतनी है, और ये जो पेजेस यहाँ पे इतने मोटे हैं, मान लो 100 पेजेस की बुक है, तो ये जो पेजेस की लेंथ हो गई ना, ये आपकी कहलाती है विड्थ। क्लियर, क्योंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ये चीज बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि हम विड्थ, लेंथ और ब्रेथ समझें कि क्या होता है। ठीक है, बहुत से लोग लेंथ और हाइट में, मतलब विड्थ में डाउट करते हैं, लेकिन विड्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला।
है ना। बहुत से लोगों को अभी नहीं समझ में आया होगा कि मैम ने क्या बोल दिया। मैं आपको इसको बताती हूँ। मान लो कि ये आपकी एक डायरी है, ठीक है। ये डायरी है, तो ये डायरी में, मान लो कि आपकी ये डायरी है, तो ये डायरी में इसकी एक लेंथ होगी, ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। ये आपकी हो गई ब्रेथ, ठीक है। अब हाइट क्या है? हाइट ये है, ये जो पेजेस के बीच वाला सेक्शन है ना, ये इतनी मोटी डायरी है। कैसे पता चला इतनी मोटी डायरी है? क्योंकि ये इसकी लेंथ से पता चला कि इतनी मोटी डायरी है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका हाइट होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो बोल रही हूँ वो क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेट। तो अब ये जो पॉइंट होता है ना, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको चाहे आप यहाँ से देखो, चाहे आप सीधे देखो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे से देखो, ये ऐसे ही दिखेगा। तो पॉइंट के बारे में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी कि एक तो पॉइंट जो है वो किसी भी चीज की लोकेशन बताता है, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो पॉइंट होता है उसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेम अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम बताओ जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है, तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाता है पॉइंट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम अ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज नो एनी लेंथ, नो एनी ब्रेथ एंड नो एनी विड्थ दैट इज हाइट। जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर बताओ, तो वो आपका कहलाएगा पॉइंट। जो थर्ड आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है पॉइंट के बारे में कि पॉइंट को हमेशा मैथ्स में, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इसका नाम P है, इसका नाम P है, इसका नाम Q। तो पॉइंट को हमेशा पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट P इस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में लिखना है, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कि ये, इसको लिखो कि क्या है, तो आपको इसको लिखना है ये पॉइंट P है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं पॉइंट P के बारे में। पॉइंट के बारे में, एक तो ये इसकी कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होती, दूसरा ये किसी भी चीज की लोकेशन बताता है, और तीसरा इसको इस नाम से मेंशन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। पूछोगे कैसे? कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट आपका जो मेट्रिकल फिगर है लाइन सेगमेंट। अब हमने पढ़ा पॉइंट के बारे में, ठीक है। पॉइंट मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे मान लो पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन कहलाती है ना, वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। मतलब किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। समझ लो, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं लाइन सेगमेंट। पहला पॉइंट लाइन सेगमेंट के बारे में आपका ये हो गया, ठीक है। अब मान लो ये आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों? जिसकी हाइट ज्यादा होती है, लेंथ कम होती है, दो अपोजिट साइड लेंथ होती है, दो अपोजिट साइड ब्रेथ होती है, इसकी विड्थ नहीं है, ठीक है, इसकी विड्थ नहीं है। रेक्टेंगल मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है बस, ठीक है। ये मान लो भी। अब आपको मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। हर जगह पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है, पर हम मान के चलते हैं कि ए बी सी डी अगर पॉइंट है तो इनको लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक।
अब मान लो हमें ए से सी पे पहुंचना है, ए से सी पे पहुंचना है, तो हम कैसे कैसे जा सकते हैं? ए से हम पहले बी में जाएंगे, फिर सी में चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? ए से हम पहले डी में जाएंगे, फिर सी में चले जाएंगे। ए से बी होके सी जाना कितना लंबा है? ए से डी होके सी जाना भी उतना ही लंबा है, पर हमें डायरेक्ट ए से सी ऐसे भी तो जा सकते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो डायरेक्ट जो ए से सी जा रही है लाइन, वो तो छोटा रास्ता हुआ ना। ये जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। क्लियर? दो पॉइंट हमने पढ़े लाइन सेगमेंट के बारे में। पहला पढ़ा हमने कि पॉइंट, दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन कहलाती है लाइन सेगमेंट, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोनों पॉइंट के बीच में, वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन आएगा घुमा के, क्वेश्चन आएगा ऐसे नहीं, क्वेश्चन आएगा घुमा के कि what is the name of the geometrical figure which connects any two points। ये आएगा क्वेश्चन सीधा, इसमें आएगा लाइन सेगमेंट। अब क्वेश्चन और घुमा के क्या आता है कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ, ऐसा कोई लाइन, ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बताओ जो कि सबसे कम समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा दे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो होगा आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कि लाइन सेगमेंट को डोनेट कैसे करते हैं। जैसे पॉइंट को तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी करते हैं, तो लाइन सेगमेंट को करते हैं, जैसे ए और बी के बीच में पॉइंट है, तो ये ए बी ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर ऐसे लाइन कर देंगे। जो ए बी के ऊपर ऐसी लाइन है वो कहला, ये है मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन पता कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ये ऐसे लिख देंगे और बोलेंगे कि इसको बताओ, कि इसको मतलब ड्रॉ करके बताओ। इसको ड्रॉ कैसे करोगे? यहाँ ऐसे पॉइंट बनाओगे, ऐसे पॉइंट बनाओगे, इसको पॉइंट ए लिखोगे, इसको पॉइंट बी लिखोगे और दोनों को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी बन गई लाइन सेगमेंट। मतलब इस तरह से लाइन सेगमेंट को डोनेट करते हैं। क्लियर? तो लाइन सेगमेंट के बारे में हमने तीन चीज पढ़ी। पहली तो ये कि दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन लाइन सेगमेंट कहलाती है। दूसरा कि दो दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली सबसे शॉर्टेस्ट लाइन लाइन सेगमेंट होती है। और तीसरा लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ थर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर में, जो कि है आपका लाइन। अब लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या होता है? मान लो ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है, ये दोनों को कनेक्ट किया, ये लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। बट यहाँ से ये एरो बन गया और यहाँ से ये एरो बन गया, तो ये हो गई लाइन। समझ रहे हो? जब ये दो पॉइंट ए और बी को बस नॉर्मली ऐसे कनेक्ट कर दिए तो लाइन सेगमेंट हो गई। बट यही जब पॉइंट लाइन यहाँ इंडेफिनिटली जाने लगी और यहाँ इनडेफिनिटली जाने लगी, तो ये हो गया आपकी लाइन। मतलब लाइन वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके कोई एंड पॉइंट होते ही नहीं है। ये पॉइंट का मतलब है कि ये ए यहाँ पे खत्म, बी यहाँ पे खत्म, जहां पे ये एंड पॉइंट हो गए, जिसके दोनों एंड पॉइंट हो गए, वो लाइन सेगमेंट हो गई। लेकिन जहां पे कोई एंड पॉइंट नहीं, मतलब ये कितनी दूर जाएगी पता नहीं क्योंकि इसमें एरो लगा है, और ये कितनी दूर जाएगी पता नहीं क्योंकि इसमें भी एरो लगा है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, वो होता है लाइन। क्लियर? पहला तो आपका ये हो गया। अब दूसरा ये होगा लाइन को हम डोनेट कैसे करते हैं। लाइन सेगमेंट को तो हम ऐसे कर देते थे। अब अगर इसी में ए बी के ऊपर ये लाइन को दोनों साइड एरो बना दे, तो ये हो गई आपकी लाइन, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा लिख के आएगा तो आप बनाओगे पॉइंट ए, पॉइंट बी और ऐसे बना दो ये, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज आपकी ऐसे लिख के आ गई, तो आप पता क्या बनाओगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट और इसको आगे करके एरो, इसको आगे करके एरो, ठीक है। ये जो एरो बनाओगे
ये बन जाएगी आपकी लाइन। ठीक है, लाइन के बारे में मैंने ये दो चीज बताई। क्लियर? आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को फॉलो करना और अपना प्यार और सपोर्ट देना। ठीक है, अब लास्ट हम आते हैं लाइन में, ज्योमेट्रिकल फिगर में, जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और जिससे बहुत कंफ्यूज किया जाता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो है आपका रे। फोर्थ फिगर है आपका रे। रे क्या होती है? आप टॉर्च जलाते हो, ये टॉर्च है, यहाँ से आपने प्रेस की और लाइट ऐसे 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 जाने लगती है। कहाँ तक जाती है पता नहीं, पर कहाँ से दबाते हो वो पता होता है। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट जहां से आप दबाते हो ना, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और ये कहाँ तक जाती है पता नहीं है, तो ये एक डेफिनेट डायरेक्शन है। क्या है? इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब पक्का, इनडेफिनेट मतलब जो पक्का नहीं है। ठीक है, तो रे क्या होता है? मान लो ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है, मान लो ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए जो है आपका, यहाँ फिक्स पॉइंट है, लेकिन यहाँ ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरो है, मतलब ये कहीं भी जाती है। जो टॉर्च की लाइट है ना, यहाँ पे फिक्स थी, टॉर्च की लाइट थी ना, यहाँ पे ये फिक्स है, बट ये कहाँ जा रही पता नहीं है। तो रे क्या हुआ? अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, मतलब एक एंड पॉइंट तो है पर दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो कहलाती है रे। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ बी पॉइंट फिक्स है और यहाँ ये ए डेफिनेट जा रहा है, ये ए कहीं भी जा रहा है। ठीक है, तो उल्टा भी हो सकता है, मतलब जिसका एक भी, मतलब दो लाइन जिसमें कोई एक एंड पॉइंट फिक्स है लेकिन दूसरा इंडेफिनिट जा रहा है, वो कहलाती है रे। ये तो आपका रे के बारे में हो गया पहला पॉइंट। दूसरा कि रे को डोनेट कैसे करेंगे, तो मान लो ये ए है और ये बी है, ये बी इंडेफिनिट जा रहा है, एरो मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, पॉइंट मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, बी में भी पॉइंट लगेगा लेकिन एरो भी लगेगा, मतलब ये इंडेफिनिट है। तो ये आपका रे लिखेंगे, ए भी लिखेंगे, ऊपर लाइन लिखेंगे, और ये बी में एरो है ना, तो यहाँ पे ऐसे बी बी में एरो कर देंगे। ये हो गई रे। मतलब आपका अगर एग्जाम में ये आता है कि ए बी इसको ड्रॉ करो, तो ये आपकी कैसे ड्रॉ होगी? ए में आप फिक्स पॉइंट लिखोगे, पॉइंट ए, और बी में आप बी बना के और यहाँ एरो कर दोगे, ये आपकी रे हो गई। ये उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लो ये ए आपका इंडेफिनिट जा रहा है और बी आपका फिक्स है, तो ये पता है कैसे लिखोगे आप? ए बी और ये ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ए आपका इंडेफिनिट जा रहा है और बी आपका फिक्स है। ठीक है, मतलब जिसका एक एंड पॉइंट है लाइन का वो होती है रे, और रे को आप ऐसे लिखते हो, जिस साइड में आपका एरो है उसमें एरो जाएगा और जिस साइड में आपका फिक्स है वो फिक्स जाएगा। क्लियर? ये दो पॉइंट थे आपके रे के बारे में। तीसरा पॉइंट बहुत ही नॉर्मल था कि जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है, जहाँ से वहां से रे स्टार्ट होती है और उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स थे लाइन से रिलेटेड। इसके अलावा लाइंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अलावा एंगल्स आएगा, हम एंगल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1, दैट इज रिटन ऑन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 15, और हम इसको ओरली आपको बताएंगे, ड्रॉ करके बताएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आप पे छोड़ेंगे, आप उसको सॉल्व करोगे, अपने डाउट्स पूछोगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कहाँ डाउट्स आ रहा है, और अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मेरा लेक्चर और मेरी मेहनत सफल। तो सबसे पहले आते हैं पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1। जिनके पास बुक्स नहीं है या जो दूसरे भी मीडियम्स हैं उनको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। आप अपने बुक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रिहान ने, मान लो कोई रिहान है, उसने अपने
एक पेपर है, मान लो ये ब्लैंक पेपर है, इसमें एक पॉइंट बनाया, ठीक है, इसमें एक पॉइंट बनाया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट से हम कितनी लाइन बना सकते हैं, कितनी लाइन बना सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो। तो एक लाइन ये बना सकते हैं, ठीक है, मान लो ये पॉइंट था तो एक ये बना, एक ये लाइन, मतलब दोनों डायरेक्शन में कितनी भी जाएगी, कोई एरो नहीं कोई पॉइंट नहीं, कितनी कितनी भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से होने वाली कितनी भी लाइन बना दो। तो एक पॉइंट है अगर, तो उससे हम इनडेफिनेटली लाइन बना सकते हैं, कितनी बना सकते हैं, इनडेफिनिट, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक या दो या तीन ही लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि शीतल है कोई लड़की, उसने क्या किया, दो पॉइंट बना दिए, एक और ये दो, ठीक है। अब इसमें से कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट को कवर करें। तो दोनों पॉइंट को कवर करने के लिए एक लाइन तो हमने ये बना दी, ठीक है। अब एक हम क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, पर ये लाइन नहीं है ना, ये तो कर्व हो गया। तो लाइन तो हम सिर्फ एक ही बना पा रहे हैं ना। तो देख रहे हो डिफरेंस, अगर एक पॉइंट है तो आप कितनी भी लाइन बना लो, और अगर दो पॉइंट है तो आप सिर्फ एक लाइन बना सकते। ये है इसका आंसर, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कोई फिगर बना हुआ है ऐसे। मैं ये ड्राइंग बना के इसलिए बता रही हूँ, बहुत से बच्चे जिसके पास बुक भी नहीं है या जिनको दूसरा कोई बुक लगता है वो भी ये चीज़ है समझ सके। ठीक है, ये आर है, ये क्यू है, ये पी है, ये एम है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि एक मतलब फिगर 2.4 है, मतलब ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स है वो बताओ। तो लाइन सेगमेंट होती क्या है, मैंने आपको बताया, दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट कितनी है, एक आपकी एल एम हो गई, और लाइन सेगमेंट को लिखते कैसे थे, ये एल एम दो पॉइंट है, कोई एरो तो बना नहीं है कि आपकी रे हो या लाइन हो, दो पॉइंट ही बने ना नॉर्मल, तो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो एक आपकी हो गई एल एम, इसको आप एम एल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखोगे, ठीक है। एक तो आपकी ये हो गई, ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है। तो पहली लाइन तो आपकी ये हो गई, और लाइन सेगमेंट को ऊपर ऐसे लाइन करते हैं तो ऐसे लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये चीज नहीं लगाई ना एग्जाम में तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले ही बोला गया कि लाइन सेगमेंट मेंशन करो तो ये लिखो, ठीक है। अगर आपने खाली ये लिख दिया तो ये गलत है, ठीक है। सेकेंड लाइन हो गई आपकी एमपी, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं पीएम, ठीक है। तीसरी लाइन हो गई आपकी पीक्यू या फिर क्यूपी, कुछ भी लिखो। चौथी लाइन हो गई आपकी क्यूआर या फिर आर की, ठीक है। तो ये चार लाइन सेगमेंट आपकी है, ठीक है। इसके अलावा कोई लाइन सेगमेंट तो दिख नहीं रही। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है कि इनमें से विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर इन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इन पांचों पॉइंट में से ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में। तो जो पॉइंट एम है वो तो इस लाइन सेगमेंट में भी है, इसमें भी है, ठीक है। मतलब एमपी वाली लाइन सेगमेंट और एलएम वाली लाइन सेगमेंट दोनों में एम है। तो एम जो है वो आपकी एक लाइन सेगमेंट में नहीं है। पी जो है वो आपके एमपी वाली लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है और पीक्यू वाली में भी आ रहा है, मतलब ये दो लाइन सेगमेंट में है, ठीक है। क्यू जो है वो आपके पीक्यू वाली लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है और क्यूआर में भी आ रहा है, मतलब ये भी दो लाइन सेगमेंट में है। हमें वो पॉइंट बताना जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में हो, तो वो पॉइंट है आपके एल और आर। क्यों, क्योंकि आर बस क्यूआर वाली लाइन में और किसी लाइन में तो है नहीं, एल भी आपकी सिर्फ एमएल वाली लाइन में और कहीं तो है नहीं। तो आपके एल और आर दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में है। क्लियर।
थर्ड इसी में आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो दो लाइन सेगमेंट में है। तो ये तो आपके जब एक लाइन सेगमेंट में है तो बाकी के तो सब दो लाइन सेगमेंट में है। एम भी आपके एल में भी, एल एम में भी है, एम पी में भी है, पी आपका एम पी में भी है, पी क्यू में भी है, क्यू आपका पी क्यू में भी है, क्यू आर में भी है। तो तीसरे का आंसर हो गया आपका एम पी क्यू। मैंने बहुत प्यार से ये चीज समझाने की कोशिश की है, आपको फिर भी डाउट हो तो आप पूछ ले। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है नेम द रे शोन इन फिगर 2.5। ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और यहाँ से ये रे गई है, मतलब ये लाइन है। ये पॉइंट टी है, यहाँ पे कोई एरो नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और यहाँ पे ये एरो बना है। ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं ड्राइंग पे मत जाना, आप तो बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि टी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट है सारी रेस का, ठीक है। तो हमें रे बतानी है इस फिगर में। इस फिगर में कितनी रे हैं वो बतानी है, रे के नाम बताने हैं जिसमें टी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहला तो सीधा रे दिख रहा है, टी ए है आपका। रे कैसे लिखते हैं, टी ए लिखा, ऊपर एरो लिखा, ए में एरो है तो ऐसे लिख दिया। पहला रे तो सीधे है क्योंकि एक एंड पॉइंट है, दूसरा इंडेफिनिट जा रहा है। दूसरा देखो ये एन पॉइंट है, तो क्या ये टी एन एक रे है? ये टी एन रे नहीं है क्योंकि एन में कोई एरो नहीं है। ये जो आपका एरो होता है ना, ये जो एरो होता है ना, वो जो सबसे किनारे वाला पॉइंट होता है ना, आप ये मान के चलो उसके लिए होता है। ये एरो जो है वो बी के लिए है, ये एन के लिए एरो नहीं है। एन तो अपने आप में एक पॉइंट है। तो ये जो टी एन है ना वो आपकी रे नहीं है, ये टी एन आपकी लाइन सेगमेंट है क्योंकि ये डेफिनेट पॉइंट है, ये भी डेफिनेट पॉइंट है। क्लियर? तो आपकी रे कौन सी हुई? रे हुई आपकी टी बी, ठीक है। तो ये टी बी, टी आपका पॉइंट है और बी में एरो है, तो ये आपकी टी बी एक रे हो गई। टी एन आपकी रे इसलिए नहीं है क्योंकि जो रे होता है आप ये मान लो कि जो सबसे किनारे पॉइंट होता है उसके लिए होता है, मतलब बी के लिए अनडेफिनिट पॉइंट है, ठीक है। तो आपकी टी बी एक रे हो गई। एक और रे बन रही है। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक दूसरे साइड बाहर जाती है। तो बी तो बाहर जा रहा है और एन डेफिनिट पॉइंट है, तो एन बी भी तो एक रे बना रहा है, नहीं बना रहा? एन बी भी एक रे बना रहा है जिसमें बी एरो है, ठीक है। तो आपकी तीन रे हो गई, टी ए टी बी एन बी। क्लियर? अगर कोई डाउट हो आप डाउट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आप कमेंट में पूछना, मैं डाउट क्लास बना दूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक रफ फिगर बनाना है। अब इसमें अपन को फिगर बनाने को कह रहा है, ठीक है। ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ऐसा फिगर बनाओ और ये सब चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए। तो इसमें ए नंबर बोल रहा है ओपी बनाओ, ओक्यू बनाओ, मतलब ओपी बनाओ, ओपी ऐसे बनाने को बोल रहा है। ऐसे मतलब क्या होता है, दोनों साइड एरो का मतलब होता है लाइन बनेगी ओपी, और एक ओक्यू बनेगी, ये भी लाइन बनेगी क्योंकि दोनों साइड एरो, और ये दोनों मीट करेंगी ओ पे, ठीक है। कह रहा है ड्रॉ रफ फिगर एंड लाइट रेबर्स, ठीक है। तो ओपी और ओक्यू बनाना है जो कि ओ में मीट करेंगी, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चंस का जो है ना पीडीएफ बीच में लगा के दूंगी, लगा के दे रही हूँ, या लास्ट में लिखूंगी ताकि आपको जिनके पास बुक नहीं है या जो दूसरे मीडियम से है उनको क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि ओपी एंड ओक्यू मीट एट ओ, ठीक है। तो मान लो ओ दोनों में है तो हमने पहले एक ओ बना लिया, ठीक है। और ये ओ जो है इसमें ओपी बनाना है
और ओ क्यू बनाना है और दोनों ही मीट करें ओ में। तो ऐसा कुछ बना लो, दोनों मीट करना मतलब ओ इनका कॉमन पॉइंट है, तो पी ऐसे हो गया, क्यू ऐसे हो गया, और ये ओ में भी ऐसे बना, ये बन गया फिगर। ये ओ पी है, ये ओ क्यू है, दोनों ओ में मिल रही है, ये ओ पी है, ये ओ क्यू है, दोनों ओ में मिल रही है, और दोनों में एरो है, बन गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। कोई लाइन एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, और कोई है पी क्यू लाइन, ठीक है, ये पॉइंट एम में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मान लो ये एक्स वाई है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये पॉइंट एम तो आप बना ही दो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि दोनों बीच में क्रॉस कर रही हैं। अब किसी को भी कुछ भी नाम रख दो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, क्योंकि वाई में एरो है तो ये ऐसे बन गया और ये पॉइंट एक्स बन गया। पी क्यू आपकी, पी और क्यू दोनों में एरो बना दो क्योंकि वो दोनों में एरो बना हुआ है, बस। ये एक्स वाई है, ये पी क्यू है, दोनों एम में इंटरसेक्ट कर, जो बोल रहा है करते जाओ, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए हम दोनों को क्रॉस किया, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब होता है दोनों एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अब सी में क्या बोल रहा है आपसे कि लाइन एल है, कोई लाइन एल है, कोई लाइन, मान लो ये लाइन है, ये एल है, ठीक है, एल लाइन है, मान लो ऐसे सिंपल लाइन बना दिया, ठीक है। इसमें पॉइंट ई है और एफ है, पर पॉइंट डी नहीं है, तो ये पॉइंट ई बना दिया, ये पॉइंट एफ बना दिया लाइन एल में, और डी को कहीं और बना दो, डी को इस लाइन में बनाओ, बस हो गया, सिंपल, ठीक है। जो बोल रहा है करते जाओ। क्वेश्चन डी बोल रहा है पॉइंट पी लाइस ऑन ए बी, ए बी बना दिया मैंने, ए बी सिंपल इसने लिखा तो ए बी सिंपल लिख दो, ठीक है। अब पी लाइस ऑन ए बी मतलब पी को इसमें बना दो, तो पी ए बी लाइन में है, खत्म, ठीक है। जो बोल रहा है करते जाओ, बस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ओके। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। अब मेरी इच्छा है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करो। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसमें स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मैं आपको एक बार ऐसे ओरली बता देती हूँ, बस सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, सॉल्व करके आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराऊंगी, लेक्चर काफी बड़ा भी हो रहा है, मैं 6 कराऊंगी, इसके बाद एंगल्स स्टार्ट होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एंगल्स स्टार्ट करने के साथ साथ आपके डाउट्स सेक्शन में देखूंगी कमेंट में, अगर डाउट्स कुछ हैं तो वो मैं आपको क्लियर करूंगी, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। क्वेश्चन 5 को ओरली बता रही हूँ, सॉल्व आप करोगे और डाउट्स कमेंट्स में पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन फिगर 2.6 फिगर है जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें हमें 5 जो पॉइंट है उनके नाम बताने हैं, एक लाइन का नाम बताना है, 4 जो रे है वो बतानी है, और 5 जो लाइन सेगमेंट है वो बतानी है। ये मैंने आप पे छोड़ा है, अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज पूछना, ये आप करोगे, बहुत ईजी है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया तो इतना तो आपको आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए डाउट क्लास बनाऊँ, ठीक है, पर आप उसको भी सॉल्व करके देखिए, कोशिश करिए, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है ऐसी रे है, ठीक है, एक ओ पॉइंट है डेफिनेट, यहाँ से एक ऐसे रे जा रही है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये एरो है, मैंने आपसे कहा था एरो के जो सबसे किनारे वाला पॉइंट होता है उसके लिए एरो होता है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये एरो पॉइंट बी के लिए नहीं है, सिर्फ ए के लिए है, ठीक है। ऐसा कोई डायग्राम है और जिसमें रे ओ ए है, ठीक है, ओ ए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रे है ओ ए इस फिगर में, ये पॉइंट ये ओ से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट ए से जा रही है, ठीक है, और ये बी से भी जा रही है। अब इसमें बोल रहा है क्या आप इसको ओबी भी लिख सकते हो क्या आप इसको इस वाली लाइन को ओबी भी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है ना एरो, ये पॉइंट ए के लिए है, बी के लिए नहीं है, बी तो डेफिनेट पॉइंट है, जब डेफिनेट पॉइंट है तो एरो उसमें होगा ही नहीं, तो ये गलत हुआ। इसको डिस्क्राइब लिखना है कि क्यों, तो इसमें आपको सीधे लिखना है कि बी जो है, बी ओ बी इज अ लाइन सेगमेंट, बी इज अ डेफिनेट पॉइंट, बी इज नॉट एनी इनडेफिनेट पॉइंट, सो वी कांट राइट ओ बी, ठीक है।
अब इसमें बोल रहा है कि क्या हम ओए को ऐसे जो एरो लिखा हुआ है ओए को, वो हम क्या एओ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते क्योंकि ए के ऊपर एरो है इन द डायग्राम। ये लाइन जो है वो ओए ऐसी है, ना कि ऐसी है, ना कि ऐसी है। जब ये ऐसी होती तब इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? जिसके ऊपर एरो है उसको ही हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? ए के ऊपर एरो है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओ के ऊपर एरो नहीं है इसलिए ऐसे नहीं लिख सकते, सिंपल, ठीक है? तो इसमें आप ये लिखोगे कि इन द अबव डायग्राम A has indefinite point and O is definite point. That is the initial point of ray. So we can't write it as this. ठीक है? अब इसका यही आंसर है। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश की। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एंगल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके डाउट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स में जो भी डाउट देखूंगी उसका एक लेक्चर सीरीज बना के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसमें कमेंट करना। अगर लेक्चर पसंद आया हो, चैनल पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी आंसर आपके बाकी रह गए हो तो प्लीज़ उनको पूछना। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछने से बिल्कुल भी हिचकाना नहीं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना, मैक्सिमम डाउट्स लाना, और एक बार ये ज़रूर बताना कि लेक्चर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। कोई लैंग्वेज मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ उस चीज़ को शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर एंगल्स। तब तक बने रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए और आप मैथ्स के कीड़े बन के आप मैथ्स में हमेशा टॉप करिए और आगे चल के अपनी ड्रीम जॉब, अपने ड्रीम पैशन को अचीव करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।